अभी देखो साइंस टेक्नोलॉजी पे मैं आता हूं, समझा रहा हूं आपको। मेरी माँ झाड़ू लगाती है, बचपन से मैं उसको देखता हूं घर में झाड़ू लगाती है। तो एक बार मैंने मेरी माँ को पूछा, ये जो झाड़ू है उसके आगे का हिस्सा ऐसे खुला हुआ है, पीछे का बंद है, क्यों? आगे पीछे एक जैसा क्यों नहीं? तो मेरी माँ ने समझाया, देख ये आगे का हिस्सा खुला हुआ है इसलिए कि झाड़ू लगाऊं तो चींटी ना मर जाए, उसके खोल के रखा है उसको, तो स्पेस है ना चींटी को निकल के जाने के लिए, एक सीख से दूसरे सीख के बीच में स्पेस है तो वो निकल के चली जाए। ये है टेक्नोलॉजी। हमने झाड़ू भी बनाई है तो ये ध्यान रखा है कि उसके नीचे चींटी ना मर जाए। और भारत में एक तो सीख झाड़ू होती है और एक तो दूसरी झाड़ू होती है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है, क्या कहते हैं उसको, फूल झाड़ू कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको भी बनाते समय ध्यान रखा है कि अगर उसमें स्पेस नहीं हो तो झाड़ते समय चींटी जिंदा जाए। ये है हमारी टेक्नोलॉजी। अब यूरोप वालों ने क्या किया, उन्होंने बनाया है एक मशीन, हाँ, जो खींच लेता है सबको अपने अंदर। देखा, डस्ट खींचता है, कहते तो उसको डस्ट क्लीनर है, लेकिन वो डस्ट क्लीनर नहीं है, डस्ट सकर है। डस्ट को खींचता है और डस्ट के साथ चींटी को भी खींच लेता है, चींटे को भी खींच लेता है, कॉकरोच को भी, और सबको खलास करता है। ये है टेक्नोलॉजी। अब हम इसी में फंसे रहे, हम तो पिछड़े हैं, झाड़ू बनाया है, वो तो बहुत आगे हैं, फॉरवर्ड हैं, क्योंकि उन्होंने डस्ट सकर बनाया है। ये हमारी मूर्खता है। कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं होता दुनिया। हर देश अपनी सभ्यता और अपनी मान्यता के हिसाब से आगे बढ़ता है। हमारी सभ्यता है पुनर्जन्म वाली, इसलिए हम जो भी करेंगे उसको ध्यान में रखकर करेंगे। हर जगह आप यही देखेंगे, हिंदुस्तान में जो भी स्वदेशी टेक्नोलॉजी बनेगी, आगे बढ़ेगी, उसमें हर जगह आप यही पाएंगे। अगर वो टेक्नोलॉजी किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाई है जो खरा हिंदुस्तानी है, अमेरिका रिटर्न है, तो कबाड़ा करेगा इस देश। हाँ, क्योंकि वहां जो देख के आया है ना कचरा, वो सब यहां चालू कर देगा। कहेगा क्या फालतू काम करते हो, झाड़ू लगाते हो, डस्ट सकर लेके आओ, उसको थोड़ी देर बिजली लगाओ, पों पों करो, खींच लो सब। अब उसमें कितनी चींटी मरे, कितने मच्छी, कितने मच्छर, उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसको पुनर्जन्म में मतलब नहीं, जो है वो इसी जन्म में है। फिर हम क्या करें, उसकी नकल कर करके हमारे घर में लेके आए, फिर अपने को कहें हाँ हम बहुत स्मार्ट हैं, हम तो बहुत फॉरवर्ड हैं, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। बिना अपनी सभ्यता को समझे हुए, बिना अपनी संस्कृति को जाने हुए दूसरों पर टिप्पणी करना और अपनों को उससे नीचे मान लेना, यही मूर्खता है। हम तो इसी में फंसे हैं। तो जब भी ये बात खड़ी होती है ना, वो गांधी जी के सामने हो या आपके सामने, गाय कट रही है, भैंस कट रही है, तो जो भारतीयता के लोग हैं, जो पुनर्जन्म में मानते हैं, जो सनातनी हिंदू हैं, भले किसी भी संप्रदाय के हैं, उनके दिल में कसक उठती है कि ये गाय क्यों कटती है। कर नहीं पाते हो वो अलग बात है, कसक तो है दिल में, और इतनी तीव्र कसक है कि आप जरा खुलकर बात कर लो तो इतना फट पड़ते हैं कि गाय बचाने के लिए मुझे मेरी जान देनी पड़े तो मैं तैयार। क्यों आता है इतना तीव्र हमें उद्वेग? ये जो हमारे मंच पे थोड़ी देर पहले विलास भाई बैठे थे ना, 74 साल की उम्र में, उनके मन में इतना उद्वेग क्यों है? वो इसलिए है, पुनर्जन्म की मान्यता है, और हम सब इस मान्यता से बंधे हुए हैं। तो अब हमारे सामने प्रश्न क्या है? हमारे सामने प्रश्न ये है कि जिस मान्यता को हमने धारण किया है उसके अनुरूप अपने देश की कानून व्यवस्था होनी चाहिए, या कानून व्यवस्था के अनुरूप हमारी मान्यता होनी चाहिए? ये प्रश्न है सबसे बड़ा। कत्ल खानों का बंद होना नहीं होना, ये इस प्रश्न से तय होने वाला है। हिंदुस्तान में कानून बने हैं, कायदे बने हैं, वो अंग्रेज बनाकर चले गए। उन कानूनों के अनुसार गाय का कत्ल नहीं हो सकता, लेकिन बूढ़ी गाय का हो सकता है, उसी कानून के अनुसार। अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून जब उन्होंने बहुत दबाव में आके तय किया और बाद में भारत सरकार ने इसको राज्यों के स्तर पर बनवाया, केंद्र ने तो आज तक नहीं बनाया। भारत में आप जानते हैं 18 राज्य हैं जिन्होंने ये कानून बना दिया है, उसमें महाराष्ट्र भी एक है कि गाय का कत्ल तो नहीं करेंगे, लेकिन अस्वस्थ गाय है तो कर लेंगे, स्वस्थ का नहीं करेंगे, अस्वस्थ का कर लेंगे। तो स्वस्थ और अस्वस्थ होने के बीच में एक बहुत बहुत बारीक लाइन है। एक डॉक्टर बैठता है कत्ल खाने के गेट पर जो ये सर्टिफिकेट देता है कि ये स्वस्थ है, ये अस्वस्थ है, उसके सर्टिफिकेट से तय होता है। एक बार मैं देवनार कत्ल खाने में गया, मेरी आंखों के सामने बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर गाय एकदम स्वस्थ कटने के लिए गई, और गेट पे डॉक्टर बैठा था। मैंने कहा भाई कानून ये कहता है महाराष्ट्र का कि गाय नहीं कटनी चाहिए। उसने कहा कानून में ध्यान से पढ़ो, लिखा है कि बीमार गाय कटनी चाहिए। मैंने देखा बात सही है,
स्वस्थ तो नहीं काट सकते, अस्वस्थ तो काट सकते। तो मैंने कहा कैसे मालूम तुमको ये अस्वस्थ है? उसने कहा मेरा सर्टिफिकेट है। तो मैंने कहा तुम अस्वस्थ कैसे बना सकते हो किसी गाय को? उसने कहा बहुत आसान है, किसी भी स्वस्थ गाय के पांव में डंडा मार दो, लंगड़ा के चलने लगे, अस्वस्थ हो। किसी भी गाय की पूंछ काट दो, अस्वस्थ हो गई। कान काट दो, अस्वस्थ हो गई। 5 दिन भूखा रखो, चल नहीं पाएगी, अस्वस्थ हो गई। तो कटने के लिए जाएगी, कानून से जाएगी। उसमें मान्यता का प्रश्न नहीं है, कानून का प्रश्न। तो इस समय भारत के 18 राज्यों में यह कानून है कि गोरक्षा के लिए, लेकिन हर कानून में यह लगा हुआ है। कई राज्यों में यह है कि बछड़ा अगर 3 वर्ष से छोटा है तो नहीं कटेगा, 3 वर्ष से 1 दिन भी ऊपर है तो कटने को जा सकता है। तो कानून बना दिए उन्होंने। और हम हिंदुस्तानी जो देश चलाते हैं, अंग्रेजियत की मान्यता से इतने प्रेरित हैं कि इस तरह के कानूनों को सुधारते रहते हैं 58-59 साल से, जड़मूल से खत्म नहीं करते अपनी मान्यता के अनुसार। कि गाय बीमार हो या स्वस्थ, तुमको क्या लेना देना? तुमने पैदा नहीं किया, तुम मारते कैसे हो उसको? जिसने पैदा किया है वो तय करेगा कि इसको कब मरना है कब नहीं मरना है। तुम कौन होते हो बीच में अड़ंगा लगाने वाले? ये तो मान्यता का प्रश्न है, कानून में नहीं आता। तो अब इस देश में हमें यह तय करना है कि कानून का राज चलेगा कि मान्यताओं का? प्रश्न ये है, हमें तय करना है, पुढ़ारियों को तय नहीं करना। वो तो हमें और आपको उल्लू बना रहे हैं, जैसे अंग्रेज बनाते थे। 250 साल उन्होंने बनाया, 58-59 साल हो गए, ये काले अंग्रेज हमको उल्लू बना रहे हैं। वो तो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज थे। हाँ, कोई अंतर थोड़ी है इनमें। ऐसी ही बातें करते हैं जैसे अंग्रेज करते थे, और कभी कभी तो शर्म भी छोड़ के बातें करते हैं। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 8 जुलाई सन 2005 को लंदन गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने। तो वहां भाषण दे दिया कि हमसे गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया भारत से। आपको मालूम है ये भाषण दिया उन्होंने ऑक्सफोर्ड, हमसे गलती हो गई जो हमने भगा दिया अंग्रेजों को। तो अगर इसी को ही विश्लेषण करना शुरू करें कि एक सरदार है मनमोहन सिंह जो कहते हैं कि अंग्रेजों को भगाना गलती हो गई, एक सरदार था भगत सिंह जो अंग्रेजों को भगाए बिना चैन नहीं लूंगा इसका संकल्प लेके बैठा था। एक सरदार मनमोहन सिंह जो अंग्रेजों को भगाने को गलती मानते हैं, अंग्रेजी शासन को भारत को उपहार मानते हैं कि अंग्रेजी शासन बहुत अच्छा था, जिसने हमको न्याय दिया, कानून दिया, सभ्यता दिया, शिक्षा दिया, टेक्नोलॉजी दिया, साइंस दिया, ये सब अंग्रेजी शासन ने दिया। और एक था सरदार ऊधम सिंह जो मानता था कि अंग्रेज सिवाय लुटेरे और कुछ करते नहीं, लूट मार करने के अलावा। तो ये प्रश्न जो है ना वो कानून का नहीं है, मान्यताओं का प्रश्न है। अब मनमोहन सिंह की मान्यता है कि अंग्रेज बहुत अच्छे थे तो अंग्रेजी कानून भी अच्छे हैं, तो मनमोहन सिंह तो अंग्रेजी कानूनों को ही आगे बढ़ाएंगे ना। जिनकी मान्यता है वो तो वही करने वाले हैं। आपकी मान्यता है चींटी नहीं मरनी चाहिए, तो आप झाड़ू लगाते समय ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उनकी मान्यता है ही नहीं है तो वो ध्यान क्यों रखेंगे? कत्ल खाने चले न चले क्या फर्क पड़ता है? तो ये मान्यताओं का प्रश्न जब आता है तो सरकार कहां जाती है? कानून के साथ, मान्यताओं के साथ नहीं जाती है। तो कानून इस तरह के हैं कि कत्ल होते जाएं, और अब नए नए कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं। उसमें से एक कानून अभी थोड़े दिन पहले बना है इस देश में, नीति बनी है, पहले तो पॉलिसी पे कानून, कि भारत से जो मीट एक्सपोर्ट हो रहा है इसको डबल किया जाए। अभी जितना हम जानवर काट के मांस बेचते हैं इसकी मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, ये पॉलिसी बनी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अभी 3600 कत्ल खाने चलते हैं तो इनकी संख्या 10,000 करनी पड़ेगी, यही होगा ना। तो इस पॉलिसी के तहत सोलापुर में 2 कत्ल खाने खुलने जा रहे हैं। यह है कहानी। इसी पॉलिसी के तहत नागपुर में एक नया कत्ल खाना खुलने जा रहा है, और इसी पॉलिसी के तहत पंढरपुर में एक कत्ल खाना खुलने जा रहा है। इसी पॉलिसी के तहत थोड़े दिन में तुलजापुर में खुलेगा, इसी पॉलिसी के तहत अक्कलकोट में खुलेगा फिर, क्योंकि पॉलिसी तो मान्यता से नहीं चलती ना, वो कानून और न्याय से चलती है। न्याय की परिभाषा वो नहीं जो हमारी मान्यता वाली है, न्याय की परिभाषा वो जिसको लॉ कहते हैं, जस्टिस नहीं। लॉ अलग है, जस्टिस अलग है। तो इस पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने तय कर दिया है, क्योंकि ये अंग्रेजियत की मान्यता है ना, तो उसी अंग्रेजियत की मान्यता से अब सब कुछ संचालित है इस देश में, कुछ बदला नहीं है। अंग्रेज चले गए हैं, अंग्रेजियत की सारी नीतियां चल रही हैं। अंग्रेज चले गए हैं, अंग्रेजों के बनाए गए सारे कानून चल रहे हैं। अंग्रेज चले गए हैं, अंग्रेजों का बनाया गया पाठ्यक्रम इस देश में चल रहा है। अंग्रेज लो, लेकिन इस अंग्रेजियत को विदा करो। हमने उल्टा किया है, अंग्रेजों को विदा किया है, अंग्रेजियत को नहीं छोड़ा।
तो अंग्रेजियत शासन तंत्र में भी है, कानून में भी है, शिक्षा में भी है, हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार में भी है। उसी अंग्रेजियत ने भारत सरकार को प्रेरित कर रखा है, जो भारत सरकार कहती है कि मीट एक्सपोर्ट डबल होना चाहिए। अब तक हमारे देश में 72 लाख मीट्रिक टन मांस उत्पादन होता है। सरकार चाहती है कि ये 140 लाख मीट्रिक टन हो जाना चाहिए। इसके लिए जितने पैसे की जरूरत है केंद्र सरकार देने को तैयार है, और केंद्र सरकार ने कहा है कि सारे कत्ल खाने खोलो, सब्सिडी हम देंगे। और कत्ल खाना खोलने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी आराम से मिलती है, और कई करोड़ रुपए का कर्ज बिना ब्याज के मिलता है। अगर ये कानून का प्रश्न नहीं होता, अंग्रेजियत का प्रश्न नहीं होता, तो क्या होता? मान्यता का अगर प्रश्न होता तो इस देश की मान्यताओं के हिसाब से सजाया हुआ है और दूसरे का कोई हस्तक्षेप आप उसमें पसंद नहीं करते हैं, तो अपने देश को अपनी मान्यताओं के हिसाब से सजाइए, दूसरे के हस्तक्षेप को क्यों पसंद करें? क्योंकि ये जो हमारा छोटा घर है, इन्हीं छोटे छोटे घरों से मिलकर देश बनता है, जो बड़ा घर है। ये तो नहीं चलने वाला कि घर हम हमारी मान्यता के हिसाब से चलाएं और देश को विदेशी मान्यताओं के हिसाब से चलाएं या विदेशी नीतियों के हिसाब से चलाएं। ये तो नहीं चलने वाला। और अगर ये चलेगा तो हर समय संघर्ष होगा। ये कुछ इस तरह से होगा, मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं। घर आपने संवारा है अपने हिसाब से, कोई पड़ोसी आके कहे जी उड़द की दाल खाओ रोज, तुअर की अच्छी नहीं होती, और बैंगन का भरता खाओ, ये बटाटा अच्छा नहीं होता, और दूधी भोपले का ये करो, ये अच्छा नहीं होता। रोज आपको आके सवेरे सवेरे भाषण दे, कितने दिन सुनेंगे? कहेंगे भाई तू जा, तेरे घर में कर, हमें क्या करना है वो हम तय कर लेंगे। तू कौन होता हम उड़द की दाल खाएं कि तुअर की दाल खाएं? तू कौन होता ये बताने वाला कि हम दूधी भोपले का रस पिए कि नहीं पिए? होता कौन है तू? हमारे घर में हम तय करेंगे। अगर हम अपने घर के लिए अधिकार पूर्वक इतनी तीव्रता से कहते हैं तो देश के लिए क्यों नहीं कहते कि हमारे देश में क्या करना है वो हम तय कर लेंगे? ये अंग्रेजियत की संसद कौन होती है, या अंग्रेजियत के कानून चलाने वाले पुढ़ारी कौन होते हैं? देश हमारा है, समाज हमारा है, हम तय करेंगे इस देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जितनी तीव्रता से हम हमारे घर के लिए कहते हैं उतनी तीव्रता से समाज के लिए कहें, देश के लिए कहें, तो इस समस्या का समाधान 5 मिनट में निकलता है। इससे तो उस दिन तक रखो जिस दिन तक उपयोग करना है, नहीं है तो खत्म करो उसको। तो हमारी सरकार इस समय थ्योरी ऑफ यूटिलिटी में फंसी हुई है, और सरकार ही नहीं पुढ़ारी भी उसमें फंसे हुए। तो तर्क क्या देते हैं जी, जो जानवर उपयोगी नहीं है उनका कत्ल क्यों नहीं कर देना चाहिए? ये तर्क आता है। तो उनको पूछना चाहिए कि हमारी मान्यता में तो ऐसा कहने का अधिकार किसी को नहीं है कि क्या उपयोगी है क्या उपयोगी नहीं है, क्योंकि जिसने ये प्रकृति बनाई है वो कहे तो समझ में आता है कि ये उपयोगी है और ये उपयोगी नहीं है। तुमने तो कुछ नहीं किया है इस प्रकृति में, तुम कौन होते हो तय करने वाले कि ये उपयोगी है या ये उपयोगी नहीं है? और अगर यही प्रश्न मान के चले कि गाय दूध नहीं देती तो उपयोगी नहीं है, भैंस दूध नहीं देती तो उपयोगी नहीं है, इसलिए इनका कत्ल करो, तो उनसे पूछो जो ये थ्योरी देते हैं कि भाई थोड़े दिन के बाद तो तुम्हारी आई भी दूध नहीं देती, तो पूछो ना, वो भी उपयोगी नहीं है, उसको भी कत्ल करो। और थोड़े दिन के बाद तो तुम्हारे वड़िल किसी काम के नहीं है, वो भी उपयोगी नहीं है, तो उनको भी कत्ल करो, क्योंकि थ्योरी ऑफ यूटिलिटी तो बहुत खतरनाक है। अगर आप ऐसे ही अपने जीवन को चलाएंगे कि क्या उपयोगी है क्या उपयोगी नहीं है, तो थोड़े दिन के बाद तो आपके लिए कुछ भी उपयोगी नहीं होगा। जो कत्ल खाना बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि वो बहुत माइनॉरिटी के लोग हैं जो कत्ल खाना बनाना चाहते हैं। उसमें महापौर हो सकते हैं, महापालिका के लोग हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग हैं जो नहीं चाहते, तो उनको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। हमारे देश में एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात लिखी है, विनय न मानहु जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। भगवान राम समुद्र को विनय कर रहे हैं कि भाई रास्ता दे दो, लंका में जाना है। समुद्र कहता नहीं दूंगा, तुम कौन होते हो? तो तुलसीदास कह रहे हैं कि भय बिन होए न प्रीत, जब तक आप डर नहीं दिखाओगे समुद्र को, ये आपसे प्रेम नहीं करने वाला। तो वही फॉर्मूला हमें अपनाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी मान्यता का सवाल है, ये हमारी अस्मिता का सवाल है, ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है। और मुझे बहुत खुशी हुई अभी जिस गांव में मैं जाके आया, जिस बंजारे समाज को भारत सरकार चोर और बेईमान साबित करने में लगी है, उनकी मान्यता है कि हम कत्ल खाना बनने नहीं देंगे। हमारी अस्मिता का प्रश्न।
उन्होंने कह दिया कुछ भी हो जाए हम नहीं बनने देंगे इसको। और पूरे गांव ने कहा है, कोई एक व्यक्ति ने नहीं कहा। तो अगर वो इतनी ताकत से खड़े हुए हैं तो हमें तो उनको सिर्फ सहकार भर देना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना। और ये सिर्फ एक समुद्र को विनय कर रहे हैं कि भाई रास्ता दे दो, लंका में जाना है। समुद्र कहता नहीं दूंगा, तुम कौन होते हो? तो तुलसीदास कह रहे हैं कि भय बिन होए न प्रीत, जब तक आप डर नहीं दिखाओगे समुद्र को, ये आपसे प्रेम नहीं करने वाला। तो वही फॉर्मूला हमें अपनाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी मान्यता का सवाल है, ये हमारी अस्मिता का सवाल है, ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है। और मुझे बहुत खुशी हुई अभी जिस गांव में मैं जाके आया, जिस बंजारे समाज को भारत सरकार चोर और बेईमान साबित करने में लगी है, उनकी मान्यता है कि हम कत्लखाना बनने नहीं देंगे, हमारी अस्मिता का प्रश्न। उन्होंने कह दिया कुछ भी हो जाए हम नहीं बनने देंगे इसको। और पूरे गांव ने कहा है, कोई एक व्यक्ति ने नहीं कहा। तो अगर वो इतनी ताकत से खड़े हुए हैं तो हमें तो उनको सिर्फ सहकार भर देना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना। और ये सिर्फ एक गांव नहीं कह रहा है, उसके आजू बाजू के 11 गांव कह रहे हैं कि हम ये कत्ल। उन्होंने कह दिया कुछ भी हो जाए हम नहीं बनने देंगे इसको। और पूरे गांव ने कहा है, कोई एक व्यक्ति ने नहीं कहा। तो अगर वो इतनी ताकत से खड़े हुए हैं तो हमें तो उनको सिर्फ सहकार भर देना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना। और ये सिर्फ एक गांव नहीं कह रहा है, उसके आजू बाजू के 11 गांव कह रहे हैं कि हम ये कत्लखाना नहीं बनने देंगे। तो ये 11 गांवों की ग्राम सभाएं थोड़े दिन में 100 हो सकती हैं। पूरा को सोलापुर जिले की ग्राम सभाएं ये प्रस्ताव पारित कर सकती हैं कि नहीं हम नहीं होने देंगे। तो आपकी भूमिका क्या है? आपकी भूमिका यह है कि जिन्होंने ये तय कर लिया है कि नहीं होने देंगे, उनके साथ सहयोग करना है, बस इतनी सी भूमिका है। और जो जैसा सहयोग कर सके, तन से कर सके तन से, मन से कर सके मन से, धन से कर सके धन से, जैसा भी सहयोग कर सके करिए। अपनी सीमा आप जानते हैं कि मैं कितना सहयोग कर सकता हूं, और उनकी सीमा आपकी सामने है, आपको सहयोग करना है बस। और वो इतने कन्विंस हैं इस बात से, वो कहते हैं कि कोई लड़ाई हमें लड़नी पड़े, हम पीछे हटने वाले हैं। फिर मैंने पूछा राजनीतिक दबाव आया तो उन्होंने कहा तो क्या, आता रहता है वो, तो हम पीछे नहीं हटने वाले उसमें भी। अगर उन्होंने इतना ठाम निर्णय ले रखा है तो हमको तो थोड़ा सा ही निर्णय करना है कि इनके इस काम में सहयोग देना। लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं, हमें तो सहयोग करना, और आपका सहयोग उनके बहुत बड़े ताकत का काम करेगा। तन से कर सके तन से, मन से कर सके मन से, धन से कर सके धन से, जैसा भी सहयोग कर सके करिए। अपनी सीमा आप जानते हैं कि मैं कितना सहयोग कर सकता हूं, और उनकी सीमा आपकी सामने है, आपको सहयोग करना है बस। और वो इतने कन्विंस हैं इस बात से, वो कहते हैं कि कोई लड़ाई हमें लड़नी पड़े, हम पीछे हटने वाले हैं। फिर मैंने पूछा राजनीतिक दबाव आया तो उन्होंने कहा तो क्या, आता रहता है वो, तो हम पीछे नहीं हटने वाले उसमें भी। अगर उन्होंने इतना ठाम निर्णय ले रखा है तो हमको तो थोड़ा सा ही निर्णय करना है कि इनके इस काम में सहयोग देना। लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं, हमें तो सहयोग करना, और आपका सहयोग उनके बहुत बड़े ताकत का काम करेगा। इतनी ताकत उनको मिलेगी जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। अब सहयोग कैसे करना है? मान लीजिए कल को वो कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करें, धरने का, प्रदर्शन का, उपवास का, सत्याग्रह का, तो आप उसमें शामिल हो जाइए। वो कोई मेमोरेंडम देने के लिए यहां आए तो आप भी उनके साथ चले जाइए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये लड़ाई अकेले वो लड़ रहे हैं, उनको ये लगना चाहिए कि पूरा समाज उनके साथ इस लड़ाई में शामिल है। और भारत के लोगों में बहुत शक्ति है, मैं आपको सच बता रहा हूं, इस देश के लोगों की इतनी बड़ी शक्ति है कि बड़े बड़े एम्पायर इस देश ने हिला दिए। श्रीमती गांधी के बारे में इस देश में एक जमाने में कहा जाता था कि उनकी सरकार को कोई हिला नहीं सकता, इन्हीं हिंदुस्तानियों ने उनको आसमान से जमीन पे लाया। तो अभी तो ऐसी कोई सरकार नहीं है जो श्रीमती गांधी के बराबर की हो ताकत में। हाँ, इतनी हैसियत तो फिलहाल किसी की नहीं दिखती है इस देश में। तो ये कौन होते हैं? इनकी ताकत इतनी नहीं है। जब श्रीमती गांधी की सरकार को हिंदुस्तानी लोग आसमान से जमीन पे ला सकते हैं और श्रीमती गांधी की जमानत जब्त करा सकते हैं, तो ये हिंदुस्तानी कुछ भी कर सकते हैं।
बहुत ताकत है। बस इनको ध्यान दिलाने वाला कोई चाहिए, जैसे रामचंद्र जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था, तुम्हारी बहुत ताकत है, तुम इस समुद्र को पार कर सकते हो, करके तो देखो एक बार। और मारा छलांग और हनुमान जी पहुंच गए श्रीलंका। फिर राम ने कहा तुम्हारी बड़ी ताकत है, आग लगा सकते हो, लगा के तो देखो, लगा दिया। तो भारत के लोग हनुमान जी जैसे हैं, जब आप बताओगे कि बहुत ताकत है तो वो खड़े हो जाएंगे, फिर उनके सामने कोई नहीं टिकने वाला। मेरा ये कहना है, ये सरकारें जो है ना वो हमसे हैं, हम सरकारों से नहीं। और हम सरकार चलाने के लिए वोट दे रहे हैं, नोट दे रहे हैं, तो हमें अधिकार है सरकार को आदेश देने का, निवेदन करने का नहीं, आदेश देने का अधिकार है। निवेदन तो हम तब करते थे जब अंग्रेजों की सरकार चलती थी इस देश में, कि हम आपके पास एक मेमोरेंडम लेके आए हैं, इसको जरा ध्यान दीजिए। अभी तो आप बोलिए हम आदेश पत्र लेके आए हैं, इसको करिए, क्योंकि आपको वोट दिया है और नोट भी दे रहे हैं। और सरकारें तो हमारी नौकर हैं, हम तो मालिक है इस देश के, क्योंकि वोटर इस देश का मालिक है, टैक्स पेयर इस देश का मालिक है। आप सोलापुर महानगर पालिका को टैक्स पे करते हैं अच्छा काम करने के लिए, खराब काम करने के लिए नहीं। हम सरकारें बनाते हैं अच्छे काम करने के लिए, खराब काम करने के लिए नहीं। और सोलापुर में लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं 80% तो पक्का है कि वो जीव दया प्रेमी हैं, क्योंकि भारतीयता को मानने वाले हैं। तो वो कहें इस बात को कि हम तो जीव दया में मानते हैं, आपको हर साल टैक्स भरते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से आप कतल खाना चलाएं, ये तो अधिकार हमने आपको नहीं दिया है। कुछ अच्छा काम करना हो तो करिए, नहीं तो जाइए, हम किसी दूसरे को लाएंगे, आपके बंधुआ मजदूर नहीं है। अच्छा काम कुछ करना है तो सड़कें ठीक कर दीजिए सोलापुर की, पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था कर दीजिए, स्कूल नहीं चलते हैं उनकी देखभाल कर लीजिए, बिजली नहीं मिल रही है उसको जरा देखिए, इस तरह के कुछ काम कर दीजिए। सोलापुर की मिलें बंद हो रही हैं, उनके लिए कुछ कर लीजिए। हमने आपको कतल खाना चलाने के लिए टैक्स नहीं दिया है। और ये बात सोलापुर में ही बोलने की जरूरत नहीं है, इस बात को भारत सरकार के स्तर तक बोलना है कि हम आपको हर साल 7,50,000 कोटी रुपए टैक्स में भरते हैं, इसके लिए नहीं कि आप मीट एक्सपोर्ट बढ़ाएं इस देश में। हम नहीं चाहते कि भारत से मांस का निर्यात हो, हम चाहते हैं कि भारत से दया, प्रेम, करुणा का निर्यात हो, जो हजारों साल से हमने किया। हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता में जितने भी महान लोग आए हैं, उन्होंने भारतीय सभ्यता का निर्यात किया है, मांस का निर्यात नहीं किया। और सीधे सीधे प्रश्न करने हैं कि महात्मा गांधी के दांडी मार्च की सत्याग्रह अगर जयंती आप मनाते हो तो किस मुंह से ये कत्ल खाने खुलवाते हो? या तो ये पाखंड बंद करो गांधी जी का मार्च का, सत्याग्रह का, जयंती मनाने का, और सबको कहो कि हमने गांधी जी को दफन कर दिया है। और या गांधी जी को मानते हो तो उनके जीवन की सबसे महत्व की बात है कि कत्ल खाना कलम की एक नोक से बंद होना चाहिए, उसका पालन करो। या तो लोगों से कहो कि हमने गांधी जी को छोड़ दिया है, तो हिंदुस्तान के सभी नोटों से गांधी जी की तस्वीर मिटाओ, सभी डिग्री कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से गांधी जी की फोटो हटाओ, सब हिंदुस्तान के ऑफिसर्स के जो बड़े बड़े कक्ष है वहां से गांधी जी को हटाओ, हिम्मत है तो करो। और कहो सबको कि हमने तो गांधी जी को बुला दिया है, हम नहीं मानते उनको। और अगर ये हिम्मत नहीं है तो कम से कम पाखंड तो मत करो। ये तीखे प्रश्न समाज में आने चाहिए। और ये इसलिए कि हमारी सभ्यता की लड़ाई है, अस्मिता की लड़ाई है। ये व्यक्तिगत नहीं है, राजनीतिक नहीं है, ये सभ्यता का प्रश्न है, ये मान्यता का प्रश्न है, किसी भी राजनीति से बड़ा है। और भारतीयता में अगर मैं राजनीति को परिभाषित करूं तो राजनीति के बारे में आप मन में एक छोटा सा कहीं कॉर्नर में बिठा दीजिए कि राजनीति सिर्फ टॉयलेट रूम जैसी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। घर में टॉयलेट रूम होता है ना, लेकिन पूरा घर टॉयलेट रूम नहीं हो सकता। घर का एक छोटा सा कोना टॉयलेट रूम होता है जिसमें 10-15 मिनट हम बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। राजनीति भी वहीं तक है, क्योंकि उसके आगे तो बहुत कुछ है, किचन है, डाइनिंग रूम है, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, वो महत्व के है, टॉयलेट रूम नहीं है, 15 मिनट के लिए है बस। तो राजनीति भी उतनी है, इसको इससे ज्यादा सर पे मत चढ़ाइए, नहीं तो तकलीफ करेगी आप। राजनीति को हमने जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़ा लिया है, और इतना चढ़ा लिया है कि हर छोटे बड़े काम में किसी न किसी पुधारी को पकड़ के लाते हैं।
हाँ, मंदिर का उद्घाटन वो पुजारी करता है जो जिंदगी भर बलात्कार करता है, जिसने दूसरों के घर जलाए हैं, दूसरों के घर में चोरियां लगाई हैं, वो मंदिर का उद्घाटन करता है। राम कथा का उद्घाटन वो पुजारी करता है जो चरित्र में बिल्कुल रावण से भी गया बीता। कृष्ण कथा का उद्घाटन वो पुजारी करता है जो कंस से भी 10 फीट नीचे है नैतिकता में और चीज। हमने सच में इनको सिर पर चढ़ा रखा, हर छोटे बड़े काम में इनके आगे पीछे घूमते रहते, आइए जी हमारे यहाँ उद्घाटन। कहां फंस गए आप उनके चक्कर में। इसलिए मैंने बहुत गंभीरता से सोच विचार कर कहा है, पुजारी और पॉलिटिक्स माने टॉयलेट रूम, घर की जरूरत है लेकिन पूरा घर वो नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा है, उतना ही भर रखिए उसको। उतना भर रखेंगे तो ये सीधे रहेंगे और एकदम चलते रहेंगे आपके कहने पर। जो आपने सिर पे बिठा लिया, अगर पूरा घर टॉयलेट बना लिया तो क्या होने वाला, घर छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा इनको सिर पे मत चढ़ाइए और ज्यादा इनको इस तरह से तवज्जो मत दीजिए, हर समय उनके आगे पीछे मालाएं लेके खड़े हो जाना। हम जानते हैं कि चरित्र से बहुत घटिया है, बेईमान है, चोर है, लुच्चा है, लफंगा है, लंपट है, फिर काहे के लिए मालाएं लेके खड़े हैं उसके सामने। जब जानते हैं, नहीं जानते तो बात अलग है। आपको मालूम है सब कुछ खुला है आपके सामने उसका, फिर इतना क्यों उसको तवज्जो देना। थोड़ा स्वाभिमानी तो बनिए। भारत के लोग तो स्वाभिमान के लिए गर्दन कटा देते हैं, स्वाभिमान नहीं छोड़ते हैं। हमने इतना छोड़ दिया है। तो जब आप थोड़े स्वाभिमान से, आत्मसम्मान से खड़े होने लगेंगे तो ये पॉलिटिशियन आपकी इज्जत करने लगेंगे। जब इनके सामने आप गिड़गिड़ाते और रंगयाते खड़े रहे, ये आपके सिर पर चढ़ते बैठे हैं। इसलिए उनको उनकी जगह रहने दीजिए, आप अपनी जगह तलाशिए और इस समाज में इस प्रश्न को, कत्ल खाने के प्रश्न को भारत की सभ्यता और अस्मिता का प्रश्न बनाइए। सिर्फ कत्ल खाना रोकने तक ये सीमित नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। गांधी जी जिसको लड़ना चाहते थे आजादी के बाद, वो अधूरी है, इसको पूरा करने का काम हमें करना है। गांधी जी इस प्रश्न को पूरी सभ्यता के साथ जोड़कर देखते थे। वो कहते थे कि ये प्रश्न अंग्रेजियत का है, इससे कम नहीं है कुछ। तो आज भी वही अंग्रेजियत का प्रश्न हमारे सामने है। इसमें जो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे उनका समाधान आप करिए। जैसे थ्योरी ऑफ यूटिलिटी की बात मैंने कही, बीमार हैं, अपंग हैं, लूले लंगड़े पशु हैं, उनका क्या करना, तो कहिए हम संभालेंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं उनकी। हर एक पशु का मूत्र और उसका शेन यही इकट्ठा करें तो साल का ₹1,00,000 का इनकम है, मैंने आपसे कहा, और इसको हम सिद्ध कर चुके हैं, ऐसे ही नहीं कह रहे। फिर कोई लोग ये कहेंगे कत्ल खाना तो बन गया है, 40% पूंजी लग गई है, बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई है, तो क्या बन गई है तो उसका दूसरा कोई उपयोग हो सकता है। क्या उपयोग हो सकता है? जहां कत्ल खाना हो सकता है वहां गौशाला भी हो सकती है। मैं देख के आया हूं, बहुत अच्छा शेड बनाया है, वहां कम से कम 1000 गाय हम पाल सकते हैं और पूरे सोलापुर नगर को गाय का दूध पिलाएंगे। हमारे वर्धा शहर में ऐसा होता है, गाय पालने वाले किसानों की एक सहकारी संस्था बनाई है, वो रोज 56,000 लीटर दूध पिलाती है शहर के लोगों को। तो ये वर्धा में हो सकता है तो सोलापुर में हो सकता है। तो हम वहां गाय पालेंगे, दूध पिलाएंगे और अच्छी नस्ल की गाय का पिलाएंगे, जो हम भूल गए हैं। जैसे राठी नस्ल की एक गाय होती है राजस्थान में, अद्भुत दूध देती है, एक गाय 35 लीटर दूध देती है, कोई सोच नहीं सकता। हमने तो इतनी कल्पना की है कि जर्सी गाय 35 लीटर दूध देती है, भारत की स्वदेशी राठी नस्ल की गाय 35 लीटर दूध देती है और दूध अद्भुत है उसका, जो पीते हैं वो जानते हैं उसके बारे में। तो ऐसी अच्छी अच्छी गाय लाके रखेंगे 1000-2000, उनका जितना दूध होगा वो सोलापुर में बांटेंगे, बच गया तो दही बनाएंगे, दही से ताक बनाएंगे, ताक दूसरों को देंगे और मक्खन हम निकाल के उसका घी बनाएंगे। घी यहाँ के मंदिरों में काम आएगा। मंदिर तो बहुत है ना, तुलजा भवानी का मंदिर है, अक्कलकोट का मंदिर है, मंदिरों का शहर है ये तो, आजू बाजू में इतने तीर्थ स्थान है, सब जगह घी काम आएगा। और एक बहुत बड़ा काम और आएगा, वो ये, मैं गांव गांव में घूमता हूं, शेतकरी बांधवों से कहता हूं कि आप गाय रखते हो? हाँ रखते हैं। तो उसको गर्भाधान कैसे कराते हो? तो कहते हैं इंजेक्शन लगाते हैं, सत्यानाश, इंजेक्शन लगा के उसको गर्भाधान कराते हैं। तो क्यों कराते हो? तो वो मुझे एक मायूसी में बात कहते, राजीव भाई हमारे गांव में बैल नहीं है, सांड नहीं है, क्या करें? तो चलो हम एक केंद्र बनाए यहाँ पर जो अच्छे किस्म के सांड पालने का हो और सब गांव में उपलब्ध कराएं उसकी सेवा। राठी नस्ल की गाय है तो राठी नस्ल का सांड भी है, थरपारकर नस्ल का है, साहिवाल नस्ल का है। भारत में 40 नस्ल के बहुत उत्तम किस्म के सांड हैं, उनको यहाँ लाके रखेंगे। जिसकी जरूरत हो वो गांव में लेके जाए और उसकी गाय को या तो यहाँ छोड़कर जाए, सेवा उसको प्राकृतिक रूप से मिलेगी। तो परिणाम क्या निकलेगा? वो गाय की नस्ल सुधरती चली जाएगी।
आप जानते हैं ये इंजेक्शन लगा लगा के गाय को जो गर्भवती किया जाता है उससे नस्ल खराब होती है, और 3 नस्ल के बाद तो गाय दूध देना भी नहीं संभव होता है। तो इस नस्ल को वापस सुधारें तो प्राकृतिक तरीके से ही उसको गर्भाधान कराएं, उसके लिए साण उपलब्ध कराएं। और ये इंजेक्शन देने वाले डॉक्टरों को पता नहीं मन में अंतरात्मा झकझोरती है कि नहीं, टाइम बे टाइम इंजेक्शन लगा दिया, सोचो क्या होगा। हालांकि वो डॉक्टर मानते हैं कि हमने फिजियोलॉजी पढ़ा है, एनाटॉमी पढ़ा है, लेकिन इतने मूर्ख लोग हैं, इनको अक्ल भी नहीं है, समझ भी नहीं है कि उसी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के आधार पर मैं उनसे सवाल करता हूं, तुमको क्या मालूम टाइम आया है कि नहीं आया, बताओ ना, कैसे मालूम तुम? कोई यंत्र है तुम्हारे पास जो ये बता सके? और बेटाइम इंजेक्शन तुमने लगा दिया तो क्या होने वाला है उस गाय का? बहुत बड़ा पाप हो रहा है इस देश में। तो ये कम से कम पाप बंद हो, इसके लिए एक हम केंद्र खोल गए यहाँ पे, और 100, 200, 500 अच्छे साण रखे जो गांव गांव उपलब्ध हैं। और तीसरा बड़ा काम, यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं जो जीव दया का काम करती हैं, वो सब संस्थाएं मिलकर वहां एक अच्छा हॉस्पिटल चलाएं गाय के लिए, बैल के लिए, बछड़े के लिए, भैंस के लिए, कुत्तों के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल की जरूरत है, जैसे हमें जरूरत है उनको भी जरूरत है। उनके एक्सीडेंट होते रहते हैं, बेचारे लंगे पांव घूमते रहते हैं, कोई तो चाहिए जो उनकी सेवा करे, सारवार करे। तो एक अच्छा हॉस्पिटल हो सकता है, पशु चिकित्सालय हो सकता है, और डॉक्टर भी अच्छे हैं जो वहां पर सेवा दे सकते हैं। और सबसे बड़ा काम यह हो सकता है कि भारत के काश्तकार को, शेतकरी को ट्रेनिंग देने का, गाय को कैसे रखना। अभी तो हम भूल गए, जो शेतकरी उसको इंजेक्शन लगवा सकते हैं इसका माने तो वो भूल गए सब कुछ। फिर गाली देते हैं गाय दूध नहीं देती, देगी कैसे? तुम गाय के मन मर्जी से करो तो वो दूध दे तुम्हें, तुम उसके मन के खिलाफ जाओगे, कैसे देने वाली है? तो इतना समझ अगर हमारी कम हो गई है तो इसका माने इस पे तो ट्रेनिंग कैंप करने पड़ेंगे, किसानों के सेमिनार्स करने पड़ेंगे, सिंपोजियम्स करने पड़ेंगे, वर्कशॉप करनी पड़ेगी, जिसमें उनको समझाया जाए कि भाई गाय का दूध क्या क्या तरीके से बढ़ सकता है। मैंने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया था, एक गाय मैंने लिया था आज से 6-7 साल पहले जिसको कुछ भी दूध नहीं था, और उसको एक ही काम किया, प्राकृतिक तरीके से उसको गर्भाधान शुरू किया। वो गाय ने 3 पीढ़ियां दिया, और चौथी पीढ़ी अभी हमारे घर में है, वो 13 लीटर दूध देती है, और 4 पीढ़ी पहले वो कोई कुछ दूध नहीं देती, सिर्फ एक ही काम था। और ऐसे कई छोटे छोटे काम हैं, जैसे गाय को रोज सुबह जवारी का भाखरी और गेहूं वेस्ट खिला दो, गुड़ खिला दो, देखो दूध कितना बढ़ता है। बिना यूरिया, बिना डीएपी का घास चारा खिलाओ, दूध बहुत तेजी से बढ़ता है। पानी उसको दिन में 2 बार की जगह 4 बार पिलाओ, दूध बहुत तेजी से बढ़ता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बस बताने की है, किसान इसको कर सकेंगे, लेकिन बताने के लिए कोई केंद्र तो चाहिए। तो यहां चलाएंगे ना, जहां कत्ल खाना खुलने वाला, यहां केंद्र चलाएंगे, ये बेकार नहीं होने वाला। फिर कहेंगे जी मशीन खरीद लिया है तो क्या, बेच दो भंगार के भाव, खरीदने वाले हैं। और किससे खरीदा है तुमने? कहेंगे जी मशीन हम खरीद लाए हैं, तो हमारे टैक्स के पैसे की है ना, या तुम्हारे गांठ से लाए हो? पूछो ना इनको। मशीन तो हमने टैक्स दिया, उस पैसे से लाए हो, हम कहते हैं बेच दो भंगार के भाव, तुम कौन है तो परेशान होने वाले, हमारा टैक्स का पैसा। और कोई खरीदता नहीं तो हम खरीद लेंगे वापस। क्योंकि मैं आपको एक जानकारी दूं, इंजीनियरिंग में कोई भी मशीन कभी भी बेकार नहीं होती, उसका स्वरूप बदल के आप उसको कोई भी दूसरे काम में ले सकते हैं। अभी जो मशीन आई है वो काटने के लिए है, इसके ब्लेड निकाल दो तो वही मशीन दूसरे काम करेगी, कुछ बेकार नहीं होने वाला उसमें। ब्लेड को आप बेचना हो तो बेच दो, नहीं तो उससे भी दूसरे काम कर सकते हो। जो पशु प्राकृतिक मौत मर रहे हैं उनकी चमड़ी उतारने में यही ब्लेड काम आएंगे। तो मशीन बेकार नहीं है, बिल्डिंग बेकार नहीं है, दोनों काम में आएगा। और नगर पालिका कहे कि जी इसका पैसा कौन देगा, तो उनसे कहो कि किसके पैसे से बनी है, पूछो ना, नगर पालिका कहां से पैसा लाई है? कहेंगे केंद्र सरकार की सब्सिडी है। केंद्र सरकार ने सब्सिडी कहां से दिया है? हमने इनकम टैक्स भरा है उसमें से दिया है, हमने सेल्स टैक्स भरा उसमें से दिया, हमने सर्विस टैक्स दिया उसमें से दिया। केंद्र सरकार कहां से लाई? उनके पास क्या पैसा पेड़ पे उगता है? भारतवासी हैं जो हर साल टैक्स भरते हैं, उसमें से वो सब्सिडी देते हैं, तो हमारा पैसा है, हम तय कर रहे हैं कि इसको क्या करना है। और अगर वो कहते हैं कि जी ये बिल्डिंग में हमने कहीं से कर्ज लेके बनाया है, तो ठीक है, बिल्डिंग हम खरीद लेंगे। और मैं मानता हूं कि सोलापुर में मेरे जैसे लोग अगर झोली फैला के भीख मांगने निकल जाएं तो इतना तो इकट्ठा हो ही जाएगा जितना बिल्डिंग का चुका सके। सोलापुर अभी इतना गरीब नहीं हो गया है, इतने जीव दया प्रेमी तो यहां निकल ही आएंगे जो 10-10 रुपए भी दान करेंगे, 100-100 रुपए भी दान करेंगे तो बिल्डिंग का पूरा पैसा निकल आएगा। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, हम इन सब प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। हमारी मान्यता है, हमारी सभ्यता है, हम कहीं तक भी जा सकते हैं उसके।
और ये कॉन्फिडेंस आप में आ जाए कि ये हमारी मान्यता का प्रश्न है, ये टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ही इसके लिए बहुत कुछ कर देंगे। आदमी जो है ना मान्यता के लिए ही जीता है, और वो जिंदा तभी तक रहता है जब तक उसकी मान्यता जीवित है। उसी दिन मर जाता है जिस दिन मान्यता चली जाती है उसकी। तो आप अपनी मान्यता को जीवित रखें, भारतीयता को जीवित रखें। जो सभ्यता हमने पाई है सच में अनमोल है। दुनिया के बहुत सारे देशों की सभ्यताओं का अध्ययन करने के बाद अब मुझे लगता है कि भारत सच में महान है। पहले मुझे लगता था ये लोग कहते हैं भारत महान है, भारत महान है, क्या महानता है इसमें? महानता ये है कि हम पुनर्जन्म में मानते हैं और वहां से सब कुछ हमारा व्यवस्थित निकलता है, और दूसरे मानते ही नहीं है तो वहां से सब टेंशन ही टेंशन निकलता है। पुनर्जन्म में से टेंशन नहीं निकलेगा कभी। टेंशन निकलता है जब एक ही जन्म है, तो स्ट्रेस निकलता है एक ही जन्म में से। पुनर्जन्म में से तो शांति 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 ही निकलती है। ये है हमारी महानता। ये हमारी महानता है कि जब विपत्ति आती है, तकलीफ आती है, तो सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का बलात्कार नहीं करते हैं, एक दूसरे की चोरी नहीं करते। मैं कहता हूं एक आखिरी बात और फिर खत्म करता हूं। मेरा एक दोस्त है, अमेरिका में रहता है। थोड़े दिन पहले उसने मुझे ईमेल किया। कैलिफोर्निया के पास एक गांव में रहता है, कैलिफोर्निया स्टेट में रहता है एक गांव में। तो उसने मुझे ईमेल किया और बोलता है, राजीव भाई मेरा घर जल गया। तो मैंने कहा सो गॉड, जल गया तो जल गया, क्या फर्क पड़ता। उसने कहा नहीं मैं कुछ बताना चाहता हूं। मैंने कहा बताओ। उसने कहा जब मेरा घर जला तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड आ गया और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। फिर तुरंत ही इंश्योरेंस कंपनी वाले आ गए, चेक लिख के देके चले गए। फिर पुलिस आ गई, मेरे घर में FIR नोट करके चले गए। तो मैंने कहा फिर क्या है? उसने कहा मेरा पड़ोसी नहीं आया। मैंने कहा भाई तू अमेरिका में रहता है, भारत नहीं है ये। अमेरिका में घर जलता है तो सब कुछ आता है, पड़ोसी नहीं आता। और भारत में अगर घर जल गया तो कोई नहीं आएगा, सबसे पहले पड़ोसी आएगा। फायर ब्रिगेड वाले कहेंगे अभी पानी नहीं है टैंक में, 2-3 घंटे बाद पानी भर के आएंगे। पुलिस कहेगी हमको फुर्सत नहीं है, यहां आओ और FIR कराओ। सरकार कहेगी 2-3 साल बाद इंश्योरेंस का पेमेंट होगा। कोई नहीं आएगा, पड़ोसी पहले आ जाएगा। ये तो सभ्यता है। इसी सभ्यता को बचाने की लड़ाई है ये, जो दूसरे देशों के पास नहीं है। जॉर्ज बुश और अमेरिका इससे वंचित है और हमारे पास ये है। जो है अच्छा है तो बचा के रखना है, और कहीं खराब हुआ है तो अच्छा बनाना है। हमारी सभ्यता में कहीं कुछ खराबियां आ गई हैं तो उसको अच्छा बनाना है, और जो अच्छा है उसको संजो कर रखना है। ये ध्येय है, इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो आप भी, हम भी, सब मिलके करें, शायद हो जाए। और ये होने में असंभव कुछ नहीं है। यहां आपने मंच पे देखा था हमारे 2 कार्यकर्ता राजकुमार बरड़िया और संदीप वैद, ये अमरावती से आए हैं। थोड़े दिन पहले इन्होंने वहां एक कत्ल खाना बंद कराया। और ऐसा ही अमरावती महानगर पालिका ने प्रस्ताव किया, बिल्डिंग बनना चालू हो गया, मशीनरी खरीद ली गई, सारे कुतर्क जो यहां है वो वहां भी थे। लेकिन वहां जब समाज इकट्ठा हो गया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया तो नगर महापालिका ने सरेंडर कर दिया, प्रस्ताव भी वापस हुआ, मशीन भी चली गई, बिल्डिंग भी वैसे। तो अमरावती में हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। दुनिया में कहीं भी कोई काम असंभव नहीं होता। करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है, महत्व इस बात है। आप थोड़ा संकल्प ले लें। गांव के लोगों ने संकल्प ले लिया है, 11 गांव वालों ने संकल्प ले लिया है, और थोड़े दिन में 10-20 गांव इसमें जुड़ जाने वाले हैं। बस संकल्प बढ़ता चला जाएगा, काम हो जाएगा। अब इसमें टेक्निकली एक छोटा काम करने की जरूरत है कि महानगर पालिका में जो नगर सेवक हैं, इनको एक एक को समझाने की आवश्यकता है। हो सकता है बहुत सारे नगर सेवक इसी भ्रम में हो, थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, कि बेकार है तो काट दो, क्या फर्क पड़ता है। तो उनको ये बताने की जरूरत है। हो सकता है वो समझ जाए, क्योंकि ये मन ही मानना चाहिए कि यहां जितने भी हैं वो सब बहुत ही समझदार होंगे। उनकी समझ दूसरे तरह की हो सकती है। तो अगर हम उनको ठीक कर पाए समझ के स्तर पर, तो वो हमारे साथ आ जाएंगे। क्योंकि हमारा उनसे कोई झगड़ा थोड़ी है, हम तो सभ्यता और मान्यता की बात लेके जा रहे हैं। व्यक्तिगत किसी से कोई झगड़ा नहीं है। कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का, कोई राष्ट्रवादी का है, कोई शिवसेना का, ठीक है, जो जहां है रहे। हमारा तो प्रश्न उससे बड़ा है, बीजेपी से बड़ा है, कांग्रेस से बड़ा है, राष्ट्रवादी से बड़ा, शिवसेना से बड़ा, क्योंकि सभ्यता मान्यता का प्रश्न है। तो बड़े प्रश्न है, तो उसी बड़े फलक पे हमें हल करना। तो ऐसी एक विनती मैं आपसे करने आया
कि आप इस काम को बहुत महत्वपूर्ण मानकर जीवन में बहुत ऊंचे स्थान पर इसको दर्जा देकर थोड़ा प्रयास करें तो जरूर हो जाएगा। आप जितने लोग यहाँ हैं रोज अगर 1 घंटा भी इस काम में लगाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ ये काम हो जाएगा। कुछ असंभव नहीं है, बस एक बार आपको खड़े होने की बात है। अब खड़े कैसे हो? कभी नगर महापालिका में बड़ी बैठक होगी तो आप सब लोग कम से कम उस दिन नगर पालिका के सामने उपवास करें, सैकड़ों की संख्या में करें, माताएं भी हों, बहनें भी हों, पुरुष भी हों, बच्चे भी हों, उसका नैतिक असर बहुत होता है, बहुत होता है। गांधी जी हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम तो शुद्ध होते ही हैं, सामने वाले पर असर बहुत होता है। तो अगर नगर महापालिका में ऐसा कुछ होता है, आपने किया, कौन जाने उसी दिन नगर महापालिका में प्रस्ताव वापस हो जाए तो सॉल्व हो जाएगा प्रश्न। ऐसे ही इन नगर सेवकों के घर घर जाकर उनको कन्विंस करना इस बात से, वो भी बहुत आवश्यक है। उसके लिए ये अपने कार्यकर्ताओं ने एक छोटी सीडी बनाई है, वो आप सबको दिखा दीजिए कि कत्ल खाने में होता क्या है अंदर। एक बार कोई देख लेगा अंतरात्मा हिल जाती है। और नगर सेवकों के पत्नियों को और उनके बच्चों को पहले दिखा दीजिए। हाँ, ये मैं अनुभव से कह रहा हूं आपसे। किसी को अगर ठीक करना है ना तो उसकी पत्नी और बच्चों के रास्ते से करें, बहुत आसानी से। सीधे कहेंगे तो बहुत अहंकार में बात करेंगे। मनुष्य का जो स्वभाव है ना वो सांप जैसा होता है। सांप आपने देखा है ना, सड़क पे चलेगा ऐसे ऐसे, बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सीधे कभी नहीं चलता। जब घर में घुसता है बिल्कुल सीधे जाता है। घर में टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल सकता क्योंकि उसकी बीवी को उसकी बहुत सारी पोल मालूम है, बच्चों को सब मालूम है, इसलिए बीवी बच्चों के सामने टेढ़ा नहीं रह सकता, एकदम सीधा। तो जहां वो सीधा है वहीं चोट करिए ना। तो उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को आप दिखा दीजिए, देखो कत्ल खाना कैसा होता है। वो अपने पति को या अपने पिताजी को कन्विंस कर लेंगे, आप लड़ाई जीत लेंगे। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। और बहुत अच्छा होगा जब आप ऐसा कोई धरना प्रदर्शन करें तो उनकी पत्नी और बच्चे भी उसमें शामिल हैं, ये बंद करोगे। तो ये बिल्कुल संभव है, इसमें असंभव जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आखिरकार वो सब भारतीय हैं। सभ्यता में उनके वही मन में है कि पुनर्जन्म होगा। पूछ लो नहीं तो जाके, मानेंगे तो वो भी कि पुनर्जन्म होगा। तो तुमको अगली बार गाय का जन्म मिला और ऐसे ही कत्ल खाने में काटा तो आएंगे आपके साथ। ये जरूर होगा कि उनके ऊपर अपनी अपनी पार्टियों का थोड़ा प्रेशर आएगा, क्योंकि पार्टियां बहुत अहंकार में डूबी हुई है। पार्टियों को ऐसा लगता है कि सारा देश वो ही चला रहे हैं। वास्तविकता ये है कि देश अपनी गति से चल रहा है, पार्टियों का। सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।